तो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, कोई सवाल आपके पास है, तो हमें कॉल करिए। हमारा नंबर है 022230016। इसके अलावा एक और नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा दूसरा नंबर है 02223001635। आप हमें सोशल मीडिया के जरिए भी पहुंच सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप हैं तो @ZBusinessOnline, और ट्विटर पर अगर आप हैं तो हमारा हैंडल है @ZBusiness। इस पर आप अपने सवाल जरूर लिख भेजिए। और हाँ, हैशटैग का आपको इस्तेमाल जो करना है वो है #बाजार आज और कल। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। जैसा हमने आपको बताया, कारोबार के अंत में सेंसेक्स 928 अंक फिसलकर 60,000 के नीचे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 272 अंक टूटकर 17,554 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 678 अंकों की गिरावट रही। बाजार में बैंकिंग, आईटी, रियल्टी समेत ऑयल एंड गैस शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट नजर आई। और आइए रुख करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आखिर क्यों और कहां से आई। इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों पर दिखा जबरदस्त दबाव, और आज तो दबाव की वजह भी थी। अगर अमेरिका में 700 पॉइंट नीचे डाउ बंद हो, नैस्डैक 300 पॉइंट नीचे बंद हो और हम पहले से कमजोरी के संकेत दे रहे हों, तो फिर गिरना तो बनता है। लेकिन गिरना कितना, ये बड़ा सवाल है। और वैसे सुबह सुबह ऐसा लगा नहीं कि भारतीय बाजार बहुत ज़्यादा गिरेंगे, और उसकी वजह ये थी कि एक तो बाजार ओवरसोल्ड हल्के, दूसरा ये कि एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव नहीं आया। पिछले 2-3 दिनों में जो कमजोरी बनी है शुक्रवार से अब तक, उसमें ज़्यादा ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की की, और वो हल्की करने के बाद वो बाजार में दिख भी रहा था। इसलिए सुबह शुरुआती घंटे 1.5 घंटे बाजार ने होल्ड करने की कोशिश की, हल्की फुल्की खरीदारी दिखाई। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, धीमे धीमे बिकवाली का दबाव बढ़ता नजर आया। और ऐसा लग रहा है आज की ट्रेडिंग स्क्रीन देखकर कि न सिर्फ ट्रेडर्स बल्कि बड़े फंड्स की तरफ से भी बिकवाली का प्रेशर दिखा ज़रूर है। और इन सब के चलते बाजार लगातार कमज़ोर होते दिखे। आज कुछ अहम लेवल तोड़े बाजार ने। 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी बंद होते दिखा, और निफ्टी 17,550 के आसपास। फरवरी महीने के सबसे निचले स्तरों पर जाकर बंद होते दिखे ये दोनों ही इंडेक्स, और क्लोजिंग के लिहाज से दोनों ही इंडेक्स ने बड़े लेवल को तोड़ा ज़रूर है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात और बढ़ती हुई नजर आई। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या नहीं के बराबर, घटने वाले शेयर काफ़ी ज़्यादा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निफ्टी के 50 में से सिर्फ एक आईटी से छोड़ दीजिए, बाकी सारे शेयर लाल निशान में बंद हुए। बैंक निफ्टी के 12 के 12 शेयर लाल निशान में। तो वो बिकवाली का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और साथ ही साथ किसी का खरीदारी करने का मूड भी नहीं। इन दोनों फैक्टर्स को मिलाकर देखें तो भारतीय बाजारों में दिन के निचले स्तरों पर जाकर जो आज क्लोजिंग होती हुई दिखी है, वो मंथली एक्सपायरी जो कि कल है, उससे ठीक पहले मूड और ख़राब करने वाली और नर्वसनेस लाने वाली साफ नज़र आ रही है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे खास मेहमान का। आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी हमारे साथ हैं। उनसे हम पोजिशनल, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे उनकी जो पसंदीदा कॉल्स हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सिद्धार्थ जी, जैसा कि अनिल जी ने कहा, बिकवाली का प्रेशर और ख़रीदारी का मूड नहीं है, उसकी वजह से हमने आज हाल देखा जो स्क्रीन पर सबको नज़र भी आ रहा है। लेकिन आगे की राह क्या, आपका एनालिसिस क्या कहता है? आगे मार्केट की ओर जाते हुए दिखेंगे? देखिए दीपक, गुड इवनिंग। अगर मैं बात करूं आज यही महीने की, फरवरी के महीने की, तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो मैं मानता हूं कि बिकवाली का प्रेशर भारी रहेगा बाजार पे। पोजिशनल या शॉर्ट टर्म की बात करूं तो बाजार ऐसे रेंज बाउंड से वीक रहेंगे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में छा रहे हैं। फेड की रेट हाइक और होने बाकी है, तो वो भी एक अनसर्टेनिटी छाई हुई है। तो ये सारी सिचुएशन देखते हो, और भारत में अगर देखा जाए तो अर्निंग्स की जो ट्रेजेक्टरी है वो काफी कोई खास एक्साइटिंग नहीं दिख रही है। तो अर्निंग्स भी वीक दिख रहे हैं, Q3 के दिखे हैं, अब Q4 के दिख रहे हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार कहीं नहीं जाने वाला है, रेंज बाउंड से वीक रह सकता है। तो आप बहुत अग्रेसिवली बाइंग ना करें,
चुनिंदा शेयरों में जहां पे आपको फुल कॉन्फिडेंस आए या आपको जहां पे बहुत भरोसा लगे, उस पे आप चुनिंदा बाइंग जरूर कर सकते हैं। अभी के लिए मार्केट वीक से नेगेटिव है। चुनिंदा बाइंग की सलाह दी है तो थोड़ा सा हेल्प भी कर दीजिए दर्शकों की चुनिंदा बाइंग के लिए। अगर हम पोजिशनल और लॉन्ग टर्म लिहाज से देखें तो आपकी फेवरेट इस समय कौन से काउंटर्स होंगे सर? देखिए दीपक, बिल्कुल, अगर चुनिंदा बाइंग की बात करूं तो ऐसी कंपनियों पे आपको दाव लगाना चाहिए जो अब तक काफी गिर चुके हैं। अब यहां से रिवर्सल हो सकते हैं और अब यहां से मैं मानता हूं कि कंपनी बहुत अच्छी हो और यहां से एक अच्छा अपसाइड बन जाए। उसमें से पोजिशनल तौर पे मैं एक कंपनी लेके आया हूं, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं, फेविकॉल का मजबूत जोड़। फेविकॉल नामक ब्रांड, फेविक्विक, एमसील और बहुत सारे, तो ये एडेसिव और सेलेंट की कंपनी है। पिडिलाइट सभी जानते हैं, इसका इनपुट प्राइस क्रूड डेरिवेटिव है, तो कच्चा तेल बहुत भागा। जी बिल्कुल। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री पर फिलहाल सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ जी। हालांकि जब उनसे हम वापस जुड़ेंगे तो ज़रूर समझेंगे कि स्टॉप लॉस क्या लगाना है और टारगेट क्या रखेंगे। हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, पिडिलाइट इंडस्ट्री पर आप सलाह दे रहे थे, प्लीज़ अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस आपको रखना है पिडिलाइट पे 2220 का और टारगेट रखना है आपको 2520 का। ये पिडिलाइट क्योंकि एडेसिव का ब्रांड है, रूरल डिमांड अब पिकअप हो रहे हैं और काफी गिर चुका है, तो यहाँ से अब बेटर मोमेंटम दिख सकता है पोजिशनल तौर पे, और रियल एस्टेट में बूस्ट है। तो पिडिलाइट पोजिशनल तौर पे खरीदारी की राय, टारगेट है 2520 का। लंबे समय के लिए आपको अगर कोई खरीदारी करनी हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी पैक काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से, और उसमें से ऑटो एंसिलरी की एक कंपनी लेके आया हूँ, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। क्लासिक कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। टारगेट आपको रखना है 3890 का, 3890 का। ये प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग का लीडर है। डिमांड है मीडियम हेवी कमर्शियल व्हीकल का स्ट्रॉन्ग, पैसेंजर व्हीकल का स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पिछले क्वार्टर जैसे तीसरे तिमाही के मुनाफों की बात करूं तो 37% से बढ़ के मुनाफे आए हैं। ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। अगर मैं बात करूं कमर्शियल व्हीकल की, पैसेंजर व्हीकल की, टू व्हीलर्स की, तो 18% रेवेन्यू सीएजीआर और करीबन करीबन 40% मतलब 39% अर्निंग आय के सीएजीआर से ग्रो होने वाली कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पे खरीदारी की राय। मार्जिन भी अच्छे रह सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ऑटो एंसिलरी की क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। टारगेट आपको रखना है लंबे समय के लिए, लंबे समय मतलब 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से 3890। चलिए तो फटाफट से रिपीट कर दूं मैं जो पोजिशनल सलाह जो दी है सिद्धार्थ जी ने पिडिलाइट इंडस्ट्री। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2220 का और टारगेट जो सिद्धार्थ जी ने दिया है वो है 2520 का। इसके अलावा क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लॉन्ग टर्म नज़रिए से आपको टारगेट रखना है 3890 के आसपास का, जो आपको एक साल के अंदर पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो इस नज़रिए से आपको करना है इन स्टॉक में निवेश सिद्धार्थ जी की सलाह के मुताबिक। चलिए अब ले लेते हैं फटाफट से कुछ कॉलर्स के लाइव सवाल और कुछ जो हमें भेजे गए हैं दूसरे माध्यमों से, वो सवाल भी लेंगे। लेकिन फिलहाल एसके पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से। पुरोहित साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए सर अपना सवाल सिद्धार्थ जी से। सर मेरे पास इप्का लैब के 20 शेयर है 830 रुपीज ये रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए। इप्का लैब्स, इप्का लैब। ओके सिद्धार्थ जी, इप्का लैब्स 830 के भाव पर 20 शेयर, पुरोहित जी को क्या सलाह देंगे सर? देखिए पुरोहित जी, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है कंपनी, क्योंकि अभी दौर जो है फार्मा का थोड़ा सा कमजोर जा रहा है। आपने देखे होंगे नतीजे वगैरह। तो मैं मानता हूं कि आपका खास कुछ नुकसान है नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट है। इप्का लैब से निकल जाए, लंबे समय के लिए ऑटो एंसिलरी पे ध्यान दे सकते हैं, साथ ही साथ आईटी टेक्नोलॉजी कंपनियों पे भी ध्यान दे सकते हो। तो इप्का से निकले, टेक्नोलॉजी की कोई कंपनी, या फिर लॉन्ग टर्म में क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो पुरोहित जी को इप्का लैब से निकलने की सलाह और उसकी जगह कुछ टेक काउंटर पर आप निवेश कर सकते हैं, ये है सिद्धार्थ जी की सलाह। सरोज वैद्य कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सरोज जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। आप हमको जी बिजनेस का एनालिस्ट जो है ना उसका बहुत फैन है, सारा एनालिस्ट का। थैंक यू सर। खासतौर से अनिल जी है, अभी शिद्दत जी है, थैंक यू सर। तो देखिए जय सक्सेस जय जी, सारा एनालिस्ट के बहुत फैन है। तो लिखित इंफ्रा मेरा पास 50 शेयर है और 231 और एक्सॉन
मैंने हाल ही में BSE इंडिया और सुबेक्स सेल कर दिया, तो आप कौन से स्टॉक में पोजीशन लूं? और 6 to 7 ईयर, और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, 6 to 7 ईयर बट 10 ईयर सारा स्टॉक में हमारा निवेश है। तो थोड़ा जी सरोज जी, बाजार तो अभी तो गिर गए जी सरोज जी, 500 पॉइंट, तो अभी कौन से स्टॉक में खरीद करूं? ठीक है सरोज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन शब्दों से हमें नवाजा। आपका जो नज़रिया है जी बिजनेस के प्रति, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वैल्यूएबल दर्शक आप हैं। अब आपके सवाल के जवाब ले लेते हैं। लिखिता इंफ्रा पर सरोज जी का सवाल है। सिद्धार्थ जी क्या सलाह देंगे? वैद बाबू नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि आपको ये कंपनी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इंफ्रा में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छे विकल्प है आप सभी के लिए। लिखिता इंफ्रा से निकल जाए। मैं आपको कहूंगा एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन एक बेहतरीन विकल्प है। अगर दूसरी कोई कंपनी देखनी हो तो पीएनसी इंफ्रा, 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से दोनों कंपनियों पे आप निवेश करें। ये कंपनी जो आपने ले रखी है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है। आप इससे निकल के एनसीसी या फिर पीएनसी इंफ्रा या फिर दोनों में ही लगा सकते हैं पैसा। तो ये है सरोज जी के लिए सिद्धार्थ जी की राय। अब आगे बढ़ते हैं, एक और हमारे साथ कॉलर, उनका सवाल ले लेते हैं। अनुज शर्मा नोएडा से इन्होंने सवाल भेजा है, और मिंडा कॉप 600 शेयर है इनके पास, और खुद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं अनुज जी। अनुज जी, अपना सवाल पूछिए सिद्धार्थ जी से। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे पास 2 शेयर हैं, एक तो मिंडा कॉप पे है 600 शेयर 210 के भाव से, 3 मंथ का व्यू है जी, और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है 470 शेयर 160 के भाव से, इसमें 3 मंथ का व्यू है। ठीक है, ठीक है, तो पोजिशनल व्यू है दोनों पर, मिंडा और बीओबी। सिद्धार्थ जी क्या सलाह देंगे अनुज जी को? देखिए अनुज जी, दोनों ही कंपनियां मुझे अच्छी लग रही है। जो सूटेबल है आपके पोर्टफोलियो के लिए, मिंडा कॉप ऑटो एंसिलरी कंपनी जो जिसपे आप बने रह सकते हैं 3 से 6 महीने के लिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा वन ऑफ द लीडिंग पीएसयू बैंकिंग स्पेस है। हालांकि हमारी कोई कवरेज या टारगेट नहीं है, बट मैं मानता हूं कि एसबीआई के बाद अगर किसी का नंबर आता हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आता है। तो आप दोनों ही कंपनियों पे बने रहिए 6 महीने के पर्सपेक्टिव से। 6 महीने का पर्सपेक्टिव अनुज जी के लिए सलाह, मिंडा कॉप और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में बने रहें। रमेश धवन इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। रमेश जी स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सिरानी साहब, मैंने एक गॉडफ्रे फिलिप 10 शेयर लिए 1952 में, और सैफलर के 2 शेयर लिए 2953 में। इसका अगर आप मुझे मीडियम टर्म व्यू बताएंगे सर। गॉडफ्रे फिलिप्स का मीडियम टर्म व्यू चाह रहे हैं रमेश जी। सिद्धार्थ जी आप क्या जवाब देंगे? देखिए धवन साहब नमस्कार, और मैं मानता हूँ कि अच्छी कंपनी है गोदरेज फिलिप, आप बने रह सकते हैं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। बट इसी के साथ और एक सलाह जरूर दूंगा कि इसके साथ आपको अगर कुछ ऐड करना हो, क्योंकि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूँ कि पिडिलाइट भी एक अच्छा मूव दे सकता है नीचे से, तो इसको भी आप ऐड करें। आपके पोर्टफोलियो पे डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस रह सकता है। गोदरेज फिलिप पे बने रहे, पिडिलाइट को ऐड करें। चलिए, तो गोदफ्रे फिलिप पर बने रहें और एडिशन भी आप कर सकते हैं पिडिलाइट का। अरुण कुमार इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरुण जी स्वागत है आपका, पूछिए सर अपना सवाल। सर नमस्ते। नमस्ते। हमने कैनरा बैंक का एट द रेट ऑफ 192 828 शेयर लिया है, और दूसरा मदरसन संवर्धन का 80 रुपीज के भाव से 900 शेयर। इसको कितने दिन होल्ड करने से अच्छा रहेगा? ठीक है, तो पहला कैनरा बैंक पे ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी क्या सलाह देंगे अरुण जी? देखिए कैनरा बैंक भी एक अच्छी कंपनी है इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस, बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ज्यादा होगा, तो आप ज्यादा लंबे समय के लिए 3 महीने के पर्सपेक्टिव से बने रह सकते हैं। और दूसरी जो आपकी ऑटो एंसिलरी की कंपनी है संवर्धना मदरसन, ये भी काफी एक्विजिशंस करती है और एक्विजिशन से काफी टर्न अराउंड करती है कंपनियों को। तो मेरी कोई ऐसी खास सलाह नहीं है, बट कंपनी अच्छी है, आपको बने रहना चाहिए, बट पक्के से रिव्यू करिएगा हर 3 महीने में। तो बने रह सकते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन रिव्यू करना भी बहुत आवश्यक है। समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें, और जिस तरह से सलाह दी जाती है उस सलाह के बाद उसको इम्प्रोवाइज भी करते रहें। और आइए अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं।
जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते कि अमेरिका में आज किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है। कल की तेज गिरावट के बाद अमेरिकी बाजार उसी को और बढ़ाते हैं या फिर रिकवरी आती है। और डाउ फ्यूचर्स, ये तो ग्लोबल संकेत होंगे, लेकिन हमारे अपने संकेतों में मंथली एक्सपायरी है कल। वैसे मंथली एक्सपायरी में जाने के पहले बाजार ओवरसोल्ड जरूर है पुट कॉल रेशियो के लिहाज से। वो एक उम्मीद है कि शायद आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग निचले स्तरों से आते दिखे। और दूसरी चीज़ जो आपको नज़र आती है वो है एफआईज के आंकड़ों की। पिछले 2-3 दिनों से कमज़ोर भले हैं, एफआईज ने बेचा नहीं है। आज के सेशन में देखना होगा कि फंड्स की भी सेलिंग है या फिर सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स ही ज़्यादातर बेच कर गए। तो ये 2-3 ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। अब रहा सवाल लेवल्स का। वैसे जहां आज बंद हुए हैं क्लोजिंग बेसिस पर, आपने निफ्टी में 17,600 के नीचे और बैंक निफ्टी पे 40,350 के नीचे स्टॉप लॉस ट्रिगर तो हुए हैं लॉन्ग पोजीशन के। इंट्राडे में ज़रूर अब आखिरी सपोर्ट जहां निफ्टी का बनकर आता है वो है 17,350 से 17,450 की रेंज कल के लिए बेहद अहम है। और 17,350 का लो आपने बजट के दिन बनाया था 1 फरवरी को। इस महीने का लोएस्ट लेवल वही है, होल्ड होना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी पर 39,425 से 39,500 ये बजट के आसपास के लो लेवल्स हैं, यहाँ पर आखिरी उम्मीद लेकर चल सकते हैं। तो इन लोज के नीचे जाने पर आपके लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। जहाँ तक ऊपर के लेवल का सवाल है, कोई खास ऊपर के लेवल तो दिख नहीं रहे। निफ्टी पर अगर आप देखना चाहें तो 17,700 17,750 ये ऊपर की रेंज है जहाँ पर हल्का फुल्का रुकावट है। बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 40,000 के ऊपर टिक गए तो समझिए आप 40,500 से लेकर 40,700 की रेंज है जहाँ पर हल्की फुल्की रुकावट आपको नजर आएगी। सो ओवरऑल कल की एक्सपायरी निकलना ज़रूरी है। आज देर रात अमेरिका में फेड की मिनट्स के आंकड़े भी आने वाले हैं। क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के डर से अमेरिकी बाजार ज़्यादा गिरे हैं, तो थोड़े संकेत हम ग्लोबल लेंगे जिनके दम पर शुरुआत करेंगे और उसके बाद हमारी मंथली एक्सपायरी फरवरी सीरीज की है कल, उसके बेसिस पर ट्रेडिंग सेशन को बढ़ाएंगे आगे। और आइए वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की रणनीति का। और हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी स्वागत, बताइए सर कल कहां मौके बन रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए बाजार में लगातार 3-4 दिनों से गिरावट देखने को मिली है और एक ग्लोबल संकेतों का असर है वो बाजार काफी हावी हुआ है। और कल देखिए इस महीने की मंथली एक्सपायरी है तो उसके चलते भी तो हमने 2 ट्रेड सेटअप ढूंढे हैं, जो एक पॉजिटिव तरफ है एक नेगेटिव तरफ है। और एक्सपायरी भी हम मार्च की तरफ फोकस कर रहे हैं क्योंकि फेब एक्सपायरी तो कल खत्म हो जाएगी। तो निफ्टी में मेजर जो सपोर्ट है 17,500 और 17,350 रहेगा जो बजट के लो थे, और रेजिस्टेंस 17,777 रहेगा। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा पे। ग्लेनमार्क मार्च से 450 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। इस स्टॉक ने एक है बाजार की वीकनेस के बावजूद अपने आप को होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा डिफेंसिव नेचर इसका वर्क करेगा। इसके लिए ग्लेनमार्क की 450 की कॉल लेने की सलाह रखेंगे। 15 रुपए के आसपास लें। 9 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 26 से 27 के टारगेट बनने चाहिए। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे वीकनेस लग रही है, एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टी में मार्च सीरीज की 1100 की पुट लेने की सलाह रखेंगे। 40-45 के बीच में ये पुट लें। 27 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में आपको 65 रुपए तक के टारगेट इस गोदरेज प्रॉपर्टी की मार्च 1100 की पुट में देखने को मिलने चाहिए। शुक्रिया चंदन जी। एक बार फटाफट से दोहरा दूं, ग्लेनमार्क मार्च की 450 की कॉल, 15 का भाव, स्टॉप लॉस 9, टारगेट 27 का। और दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज मार्च का 1100 पुट 40-45 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना आपको 27 का और टारगेट दिया है 65 का। तो ये हैं चंदन तापड़िया जी की राय। हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी हैं। सिद्धार्थ जी इंट्राडे कॉल हमारे दर्शकों के लिए बता दें सर। देखिए दीपक, मिड कैप आईटी से मैं लाया हूं इंट्राडे या 1-2 दिनों के पर्सपेक्टिव से, वो है एफएसएल। फर्स्ट सोर्स जिसपे खरीदारी करनी है, अभी का जो दाम है 118 का है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 115 का, टारगेट रखना है 124 का। मार्केट थोड़ी सी डाइसी है तो स्टॉप लॉस पक्के से लगाइएगा, टारगेट है 124 का। एफएसएल पे खरीदारी की राय। एफएसएल पर खरीदारी की राय, इंट्राडे पिक सिद्धार्थ सेडानी जी की। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सेडानी जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ बाजार आज और कल में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।